Hello everyone, this is Mohit Advocate. Welcome back to another video. This is the channel The Merit Law Group. Welcome to another video. In this lecture, we will study the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चैप्टर 5 onwards. ठीक है, तो we are starting now our most energetic topic of today, that is chapter 5 of BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, that is arrest of persons. We will study in this new संहिता हाउ दी अरेस्ट ऑफ पर्सनस, व्यक्ति को कैसे अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा, वो हम पढ़ेंगे. प्रॉपर प्रोसीजर यही होता है जब एक पुलिस ऑफिसर, एक प्राइवेट व्यक्ति या फिर मैजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को जो कि अक्यूज है किसी क्राइम का, किसी ऑफेंस का, उसको अरेस्ट किया जाता है. ठीक है, तो मेनली चैप्टर 5 में सेक्शन 35 टू सेक्शन 62 हैं. ठीक है, 35 से लेके सेक्शन 62 तक हैं. ठीक है, BNSS के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के. तो हम 1 बाय 1 जितने हमसे होते हैं उतने हम करेंगे. ठीक है, और मैं थोरोली इंटरप्रिटेशन करके ट्रांसलेशन हर एक वर्ड जो क्या लिखा हुआ है, क्या हम इसको समझेंगे, वो इसमें पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, तो चैप्टर 5 जो कल मैंने वीडियो, जो चैप्टर 5 के बारे में कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बता भी दिया था कि भाई चैप्टर 5 को मैं पूरी जान लगा के पढ़ाने वाला हूँ और लेक्चर से भी ज़्यादा. ठीक है, तो ये देखिए अब चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सनस, इसको हम पढ़ने वाले. सेक्शन 35 ऑफ BNSS आई एम रीडिंग. व्हेन पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट. अब ये सेक्शन 35 में बताया हुआ है कि पुलिस जो पुलिस होती है वो अरेस्ट कब, गिरफ्तार कब कर सकती है. ठीक है, विदाउट वारंट, उसको कोई वारंट दिखाने की जरूरत नहीं. मैजिस्ट्रेट का वो विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकती है. ठीक है, तो ये 35 में दिखने को मिलेगा. 35 का एक, एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट. तो एक पुलिस ऑफिसर, एक पुलिसकर्मी में, उसके डिस्क्रिप्शन है, करे भी और ना भी करे. अब देखिए, विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट, कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है पुलिस ऑफिसर को, पुलिसकर्मी को, मैजिस्ट्रेट के. एंड विदाउट अ वारंट, और कोई वारंट की भी जरूरत नहीं है पुलिस ऑफिसर को, मैजिस्ट्रेट के. इन केसेस में अब देखिए, अरेस्ट एनी पर्सन, तो गिरफ्तार कर लेगा किसी व्यक्ति को जो कि ये सब जो नीचे वाले दिए गए हैं ये बताऊंगा ये करता है. तो ए, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. जो व्यक्ति, जो पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो वो व्यक्ति क्या करता है, पुलिसकर्मी की मौजूदगी में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देता है. अब कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारा कहाँ डिफाइंड है हमारा डेफिनेशंस में. और कॉग्निजेबल ऑफेंस पहले ये पता करो कि होता क्या है. कॉग्निजेबल अपराध वो वाला अपराध होता है जिसमें पुलिसकर्मी की पहले से पावर है कि वो विदाउट अ वारंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट वो आपको अरेस्ट कर सकता है, वो एक अक्यूज को अरेस्ट कर सकता है. ठीक है, तो हम कॉग्निजेबल ऑफेंस देख लेते हैं कि डेफिनेशन के कौन से क्लोज में कॉग्निजेबल ऑफेंस दिया हुआ है. ठीक है, तो ये दिया हुआ हमारे सेक्शन 2 के जी में. तो हम साथ के साथ लिख भी लेते हैं, सेक्शन 2 क्लोज जी में हमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर विदाउट अ वारंट ऑफ मैजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट एन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस. ठीक है, अब बी, अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड. अब एक व्यक्ति के विरुद्ध क्या आई है, रीजनेबल कंप्लेंट, एक कारणवश दरख्वास्त आई है. ठीक है, तो उसको अरेस्ट कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा. और देखिए, और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, या फिर एक कंक्रीट सोर्स से कोई जानकारी आई है. क्रेडिबल मतलब भाई क्रेडिट है, मतलब हाँ, उस जानकारी में कुछ ना कुछ रूट्स हैं, कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स मिलेंगी, अक्यूज ने कुछ किया है, तो तब भी कर लिया जाएगा गिरफ्तार अक्यूज को. अब देखिए, और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, या फिर एक कारणवश शक पैदा हो रहा है एक व्यक्ति के ऊपर, पुलिसकर्मी को, तो तब भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. देखिए, that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years. की इस व्यक्ति ने एक cognizable offense किया है, एक संज्ञेय अपराध किया है, जिसकी पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि विदाउट एन वारंट फ्रॉम एन मैजिस्ट्रेट और विदाउट एन अरेस्ट वारंट, विदाउट शोइंग अरेस्ट वारंट टू द पर्सन, ही कैन अरेस्ट पर से, PERSE, पर से, पहले से. ठीक है, उसके पास पावर है. ठीक है, अब देखिए, हैज कमिटेड अ cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years और which may extend to 7 years. तो एक व्यक्ति ने एक ऐसा अपराध किया है जिसकी सज़ा उसको 7 साल या उससे कम मिलेगी. ठीक है, या 7 साल तक एक्सटेंड हो जाएगी, या 7 साल से कम मिलेगी, तो उसको अरेस्ट कर सकता है एक पुलिसकर्मी. ठीक है, जिसके विरुद्ध एक रीजनेबल कंप्लेंट, एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट होता है. तो ठीक है, अब देखिए आगे, वेदर विद और विदाउट फाइन. तो वो 7 साल, तो जो 7 साल जो उसको सज़ा मिलेगी, उसने एक अपराधी ने एक ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें उसको सज़ा या तो 7 साल तक की मिल सकती है या 7 साल से नीचे भी मिल सकती है. अब देखिए, विद और विदाउट फाइन, या उसमें फाइन है या नहीं है, तब भी कर लिया जाएगा गिरफ्तार.
इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, नेमली अगर तो ये नीचे वाली शर्तें सेटिस्फाइड संतुष्ट हो जाती हैं, तब पुलिस ऑफिसर विदाउट अ वारंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके विरुद्ध उसको क्या मिली है, रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट होता है तो, ठीक है। और उस अपराधी ने कौन सा अपराध किया है जिसकी सजा उसको जेल कटवाई जाएगी, अगर उसको सजा हो जाएगी तो 7 साल या 7 साल से कम वाली, ठीक है। और ये नीचे दी गई जो शर्तें हैं, ये कंडीशंस हैं, ये मेल खानी चाहिए, ये होगी तभी अरेस्ट किया जाएगा। अब कंडीशन नंबर 1 पढ़ते हैं हम, सेक्शन 35 के 1 का क्लोज बी के सब हेड 1 हम पढ़ रहा हूँ। अब देखिए, द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, अब पुलिसकर्मी को यकीन करने के कारण है, ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट, और किस आधार पर, जो उसे कंप्लेंट, जो उसे रीजनेबल दरख्वास्त एक मिली थी, रीजनेबल कंप्लेंट मिली थी, उस कंप्लेंट के बिहाफ पर उसको क्या है, उस कंप्लेंट के बेसिस पर, आधार पर उसको क्या है, रीजन टू बिलीव, यकीन करने के कारण है, उसका इंटेंशन आ गया, हाँ भाई इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ तो कांड किया हुआ है तो इसको गिरफ्तार कर लूँगा। आप देखिए, इन्फॉर्मेशन और सस्पिशन, या तो रीजन टू बिलीव यकीन करने के कारण आधार बन जाता है, किस पर बनता है, या तो वो रीजनेबल जो कंप्लेंट दरख्वास्त दी थी उस पर, या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दी थी उस पर, या फिर रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट हो रहा था उस पर आधार बन जाता है पुलिसकर्मी का, तो वो क्या कर सकता है, दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस, कि हाँ इस व्यक्ति ने ही, जिसके विरुद्ध ये रीजनेबल कंप्लेंट आई है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई है, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट हो रहा है, इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया हुआ है, ठीक है, इसने एक ऑफेंस कमिट किया हुआ है, घटित किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए सबहेड 2, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, अब पुलिस ऑफिसर, पुलिसकर्मी संतुष्ट भी हो गया है कि भाई ये अरेस्ट, ये गिरफ्तारी अब करनी बिल्कुल जरूरी हो गई है, ठीक है, तो कर लेगा। अब देखिए, अब क्या क्या वो संतुष्ट होने के लिए वो क्या क्या देखेगा कि भाई क्या क्या नीड है संतुष्ट होने के लिए, नीचे दी गई है, ए टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी इसलिए मैं संतुष्ट हुआ हूँ करने के लिए, क्यों, क्योंकि ये कोई आगे अगर इसको अब गिरफ्तार ना किया गया तो ये कोई आगे अगर कोई अपराध ऐसा ही ना कर दे, ऐसा अपराध कर दे जो इसने अभी कर रखा है ये ना कर दे, या कोई और किसी वैरायटी का ये अपराध ना कर दे, तो उसको गिरफ्तार करना जरूरी हो गया। ये संतुष्ट हो जाता है पुलिसकर्मी तो कर लेगा, ठीक है, पुलिसकर्मी इससे संतुष्ट हो जाएगा तो इससे भी अरेस्ट कर लेगा। बी फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, जो उस अपराधी ने जिसके विरुद्ध रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट हो रहा था, उसके विरुद्ध जो अपराध की कंप्लेंट आई थी, इन्फॉर्मेशन आई थी, कोई सस्पिशन आया था, तो उसने व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है, तो उस अपराध की इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करने के लिए भी एक पुलिसकर्मी उसको अक्यूज्ड को विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगा, ठीक है। सी टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर, रोक सके उस अपराधी को, वह पुलिसकर्मी कि जो उसने अपराध किया उसके सबूतों को वो ना मिटा दे, डिसअपियर गायब ना कर दे, ठीक है। और टेम्परिंग विद सच एविडेंस, या उन सबूतों से कुछ छेड़छाड़ ना कर दे, टेम्परिंग ना कर दे, तो इसलिए जरूरी हो गया है, मैं सेटिस्फाइड हो गया हूँ कि मैं इसको अरेस्ट कर लेता हूँ विदाउट अ वारंट, ठीक है। इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से वो एविडेंसेस को या तो टेम्पर ना कर दे या फिर डिसअपियर ना कर दे, मिटा ना दे, तो उसकी अरेस्ट करनी अक्यूज की जरूरी हो गई, ठीक है। अब डी टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, उस अक्यूज को जिसके विरुद्ध क्या आई है, रीजनेबल कंप्लेंट आई है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई है, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट हो रहा है, उस व्यक्ति को प्रिवेंट किया जाए, रोका जा सके कि वो क्या ना करे, सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, कि वो व्यक्ति जिसने एक अपराध कर रखा है वो कोई इंड्यूसमेंट, कोई लालच ना दे किसी और व्यक्ति को, किसको ना दे आगे बताऊंगा, कोई लालच ना दे, थ्रेट, कोई डराए ना वो किसी व्यक्ति और को, और प्रॉमिस, कोई वादा ना करे, किसके साथ, टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस सो एज टू डिसुएड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू द कोर्ट और टू द पुलिस ऑफिसर, तो जो व्यक्ति जिसने कोई अपराध कर रखा है उसको गिरफ्तार करना इसलिए जरूरी हो गया है, और पुलिसकर्मी संतुष्ट हो जाता है इस पॉइंट से कि भाई जो ये व्यक्ति है, ये किसी व्यक्ति को जो इसने केस किया है, जो इसने कांड किया है, जो इसने ऑफेंस किया है, ये जो व्यक्ति जिसने इसको देखा है कांड करते हुए, ऑफेंस करते हुए, कोई अपराध घटित करते हुए, ठीक है, तो उस व्यक्ति को ये इंड्यूसमेंट, लालच ना देते कि भाई मेरी बात पुलिस को मत बताइए, मेरी बात कोर्ट में मत बताइए, उसको ये डराए ना, थ्रेट ना करे, इसको धमकी ना दे किसी व्यक्ति को जिसने इसको कांड करते हुए देखा था, या उसको कोई वादा ना दे दे कि मैं तेरे को 5 एकड़ जमीन दे दूंगा, तू कुछ भी बात मत बताइए, ना कोर्ट में ना पुलिसकर्मी के आगे। तो ये क्या हुआ, ऐसा प्रिवेंट करने के लिए पुलिसकर्मी अगर संतुष्ट हो जाता है कि यह बातें हैं, यह बातें मार्केट में उछल रही हैं, इस व्यक्ति को अरेस्ट करना जरूरी हो गया, तो वो कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। अब देखते हैं हम 35 सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लोज बी का लेटर पार्ट। अब देखिए, एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजंस इन राइटिंग। अब पुलिसकर्मी को अपने
लिखित में अपने कारण भी लिखने पड़ेंगे। जब ये वाली संतुष्ट कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, इनमें से चाहे कोई भी एक हो जाए, तो ये वाली जब पूरी हो जाएंगी तो पुलिसकर्मी को जब वो अरेस्ट करेगा 7 साल या कम कम वाले अपराधों में, तो उसको राइटिंग में अपने रीजंस भी लिखने पड़ेंगे कि क्यों वो गिरफ्तार कर रहा है एक व्यक्ति को। ठीक है, तो ये स्पीकिंग ऑर्डर के साथ वो लिखित ऑर्डर के साथ पुलिसकर्मी अपने पेज पर एक ऑर्डर लिख लेगा कि भाई आपको क्या कारण लगते हैं, और ऑब्वियसली वो कारण जो ये ABCDE जो ये क्लोजेज में दिए गए हैं, इनमें से एक कारण होना चाहिए, क्योंकि हमारे लेजिस्लेचर ने यही कारण लिखे हुए हैं। इनमें से कोई एक कारण होना चाहिए, कोई रैंडम रेजिडरी एंट्री नहीं छोड़ी हुई है। ABCDE जो ये लिखे हुए हैं, जो ये कंडीशंस लिखी गई हैं कि पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है इन कंडीशंस पर, तो ही वो अरेस्ट करेगा एक व्यक्ति की जिसने कि अपराध कर रखा है, जिसमें इसको सजा कटवाई जाएगी 7 साल या 7 साल से कम की। ठीक है, जेल कटवाई जाएगी। तो वो अपने एक ऑर्डर रीजंस, भाई वो किस कारणवश उसको गिरफ्तार करा, तो अपने रीजंस लिख देगा पुलिसकर्मी। ठीक है, तो ये रीजंस लिखने की क्यों जरूरत पड़ रही है भाई, इसकी मैं मेन पॉलिसी बताता हूँ। अरेस्ट की क्या पॉलिसी है, देखो एक व्यक्ति की अरेस्ट नहीं, ये बहुत बताना जरूरी है, इसको ध्यान से सुनना। एक पर्सन की, एक व्यक्ति की जो अरेस्ट है ना, वो यूं ही नहीं हो जाती भाई। एक व्यक्ति की आप फंडामेंटल राइट को छीन रहे हो। फंडामेंटल राइट क्या है उसकी, कि भाई वो आज़ादी से भारतवर्ष के किसी भी कोने में घूम सके। आप उसको गिरफ्तार करके एक पिंजरे में, एक प्रिजन में बंद कर दोगे, जिसको कि खोला नहीं जा सकता आपकी मर्जी के बिना या कोर्ट के ऑर्डर के बिना। तो आप एक व्यक्ति की फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 21 के साथ क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ उसकी फंडामेंटल राइट को इनफ्रिंज कर रहे हो। और क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसने कुछ अपराध किया है, और अभी तो आपने इन्वेस्टिगेशन भी चालू नहीं की है, उससे पहले ही आप उसे अरेस्ट कर रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो। या तो आप पहले इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, उसके बाद ही उसको बुलाइए कि भाई आओ आपको अरेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, या आप उसको अरेस्ट कर लो। ठीक है, तो आपने अभी इन्वेस्टिगेशन, आपने प्राइमरा फेसाई केस भी नहीं देखा है, और आपको रीजनेबल कंप्लेंट मिली है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, रीजनेबल सस्पिशन, शक पैदा हुआ है, उसी के बेस पे आप एक व्यक्ति की आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसको आप इन्फ्रिंज कर रहे हो, दबाने वाले हो। तो अब आपको कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस चाहिए, इसी के लिए फिर आप उसको डिटेंशन में रख सकते हो, आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है कि भाई एक व्यक्ति की अरेस्ट क्या करना उस मैटर में जरूरी था। इसीलिए ही हमें सेक्शन 35 के सब सेक्शन 1 में जो वर्ड दिया है, एनी पुलिस ऑफिसर में, पुलिस ऑफिसर की डिस्क्रिशन है कि वो अरेस्ट करे या ना करे, उसकी डिस्क्रिशन है कि वो करेगा या ना करेगा। और उसकी डिस्क्रिशन कब बनेगी, वो ऑब्वियसली जब वो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, उसको कोई कंक्रीट कोई एविडेंसेस, सबूत बनते हुए दिखेंगे, हाँ भाई इसका रोल लग रहा है कि इसको आप गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, तो 7 साल और कम वाले ऑफेंसेस में उस अपराधी ने अगर कोई अपराध किया है और उसको इतनी जेल कटवाई जा सकती है, तो उस पुलिस ऑफिसर अपने रीजन इसीलिए लिखता है ताकि भाई आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आ जाए कि भाई मेरे पास पावर टू अरेस्ट थी, पर मैंने अपनी पावर को वाइसली इस्तेमाल नहीं किया, मैंने तो अपनी पावर को एरोगेंटली इस्तेमाल किया, और मैंने एक व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी जो हमारे भारतीय संविधान ने दी हुई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 पे, तो वो मैंने फंडामेंटल राइट इस व्यक्ति की छीन ली थी। और आगे जाके पता लगता है कि जो रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट हो रहा था वो तो कुछ था ही नहीं। तो हु विल गिव दैट पर्सन हिज डेज व्हेन ही वाज प्रिजन बैक, जब वो व्यक्ति कुछ दिन प्रिजन में रहता है, उसको डिटेन कर लिया जाता है, तो उस व्यक्ति के वो दिन जो वो अपने फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के साथ देश भर में जी सकता था, अपने मन चाही चीज कर सकता था, वो उसे कौन देगा वापस। तो इसीलिए ही बहुत ही डिस्क्रिप्शन पुलिस ऑफिसर की दी गई है, कोई शैल मैंडेटरी नहीं है, उसकी मर्जी होगी। और मर्जी ऑब्वियसली कब दिखेगी, जब इन्वेस्टिगेशन में वो कुछ प्राइमा फेसाए, प्रथम दृष्टियां कुछ चीजें निकाल लेगा, उसके बाद ही तो अरेस्ट करेगा। अब किसी के यूं तो है नहीं, किसी के कहने से किसी और को अरेस्ट कर लेगा वो। भाई कुछ उसने किया हो, अपराधी ने कुछ कांड किया हो, कुछ अपराध किया हो जिसमें उसकी संलिप्तता दिख रही हो, इन्वॉल्वमेंट दिख रही हो, तभी तो अरेस्ट करेगा। ना तो क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, और उसकी ड्यूटी पर भी बात आ सकती है। ठीक है, लाइन हाजिर एक वर्ड होता है, अगर गलत शलत अरेस्ट करेगा और कंप्लेंट कर दी आगे जाके वो अक्यूज ने, 2-3 दिन वो बंद रहा, भाई बाद में तो बेल मिलेगी कोर्ट से। उसके बाद वो अगर डीसीपी, एसीपी
एसएचओ या फिर एसएचओ लगा लो, कमिश्नर ऑफ पुलिस लगा लो, इनके पास जाता है, ये तो फिर डिपार्टमेंट के ये भी क्या करेंगे। लेकिन वो अगर डीजी, जो राज्य का डीजी होता है, उसके पास एप्लीकेशन लगा देता है, और डीजी के ऑफिस भी भाई पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। भाई क्यों, क्या देयर इज अ नीड, क्या नीड थी अरेस्ट करने की, और आपकी पावर को आपने वाइसली इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इन चीज में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वही बात है कि एक व्यक्ति को वाइसली अरेस्ट करना चाहिए। अगर आपको प्रथम दृष्टियां प्राइमा फेसाई कुछ एविडेंसेस दिख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जो आपने की है प्रिलिमिनरी स्टेज पे, तो आप ये अरेस्ट कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। पर हमें ये सेक्शन 35 के सबसेक्शन 1 के क्लोज बी के सब हेड 2 में यह सीधा देखने को मिलता है, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। तो पुलिस ऑफिसर अगर संतुष्ट हो जाएगा ना कि ये अरेस्ट जरूरी हो गई है, और किससे संतुष्ट होगा, इन ए बी सी डी ई पॉइंट से ये फुलफिल हो जाएंगे, इनमें से कोई भी, तो अरेस्ट कर ली जाएगी। और अपराधी ने कौन सा अपराध कर रखा है, कौन सा अपराध कर रखा है, 7 साल इसमें उसकी जेल कटवाने की सजा हो सकती है, उससे कम हो सकती है। तो और लिखित ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर के साथ रीजन से अपने रिकॉर्ड करके पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर लेगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो। अब देखिए, प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल, तो बताया गया है कि पुलिसकर्मी शैल मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा क्या, इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां एक व्यक्ति उन सारे केसों में जहां व्यक्तियों की अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, गिरफ्तारी नहीं मांगता है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन, इस सबसेक्शन के प्रावधानों के तहत, कौन सा सबसेक्शन, 35 का 1, ठीक है, रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। तो अगर जो सेक्शन 35 के सबसेक्शन 1 के प्रावधान है कि भाई वो अपराधी फर्दर कोई अपराध कर देगा, इसलिए उसको गिरफ्तारी हो रही है, वो अपराधी की जो उसने अपराध किया उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सके उसके अपराध की, इसलिए उसकी गिरफ्तारी हो रही है, वो अपराधी एविडेंसेस को डिसअपियर ना कर दे, टेम्पर ना करे, तब उसकी गिरफ्तारी हो रही है, या फिर वो अपराधी किसी और व्यक्ति को जो कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ उस केस के साथ एक्वांटेड है, उसको इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस ना देते, इसलिए उसकी गिरफ्तारी करी जा रही है, या फिर उसकी, हाँ ई पॉइंट रहेगा हमारा इसका सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 क्लोज बी का सब हेड 2 का ई पॉइंट। अब देखिए, एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड, कि जब तक ये व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी एंश्योर्ड। तो अगर इस व्यक्ति को आज गिरफ्तार कर लिया तो ये हो गया, अगर इसको यहाँ से छोड़ दिया तो ये इसकी कभी भी कोर्ट में जब इसकी हाजिरी मांगी जाएगी, भाई उसने अपराध किया है, कोई ना कोई अपराध तो किया होगा, तो आज इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो जब कोर्ट में हम चालान पेश करेंगे, जब मजिस्ट्रेट साहब इसकी हाजिरी मंगवाएंगे, तो हम इसकी हाजिरी दे नहीं पाएंगे, इसकी अरेस्ट करना जरूरी हो गया। तो यह भी एक रीजन होता है। अब आगे देखिए, प्रोवाइडेड अ पुलिस ऑफिसर शैल, तो दोबारा पढ़ रहा हूँ, प्रोवाइजो बताया गया कि पुलिसकर्मी शैल मैंडेटरी, उसके लिए करना ही पड़ेगा क्या, इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, हर उस मुकदमों में जहां एक व्यक्ति जो कि अक्यूज्ड है उसकी गिरफ्तारी नहीं मांगता है इस BNSS के तहत, अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन, और किसके तहत, सबसेक्शन 1 ऑफ 35, सेक्शन 35 के सबसेक्शन 1 के तहत नहीं मांगती है उसकी गिरफ्तारी उस व्यक्ति की, रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट, तो रीजंस रिकॉर्ड करेगा, भाई आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो, उसके भी रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। एक व्यक्ति ने 7 साल से, एक व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया जिसकी उसको सजा 7 साल या 7 साल से कम की जेल कटवानी हो सकती है, तो अगर गिरफ्तार करेगा पुलिसकर्मी तब भी रीजंस लिखेगा अपने, और नहीं गिरफ्तार करेगा तब भी रीजंस लिखने ही पड़ेंगे, कारण लिखने ही पड़ेंगे कि व्हाई आर यू नॉट अरेस्टिंग दैट अक्यूज्ड, ओके। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 का क्लोज सी, अगेंस्ट whom credible information has been received, जिसके विरुद्ध एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मतलब एक कंक्रीट जानकारी रिसीव होती है, प्राप्त होती है, that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offense। तो एक व्यक्ति है जिसके विरुद्ध एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, ठीक है, प्राप्त होती है थाने में, डेट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि एक अपराधी ने एक कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध किया है, मतलब जिसमें उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है पुलिसकर्मी, तो वो वाला किया है, पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू मोर देन 7 years, और उसमें उसको व्यक्ति को अपराधी को कितनी सजा मिलेगी, 7 साल से ज्यादा की जेल कटवाने की सजा मिलेगी, वेदर विद और विदाउट फाइन, तो 7 साल फाइन के साथ या 7 साल से ज्यादा फाइन के बगैर, ठीक है, और विद डेथ सेंटेंस, या इस अपराधी को जो इसने कॉग्निजेबल अपराध किया इस अपराधी को इसमें कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, फांसी की सजा भी मिल सकती है, एंड द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, प्लस
क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन तो मिली ही मिली, जिस पुलिसकर्मी को ये क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली उसको यकीन करने के कारण हो गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, किसके किसके बेसिस पे, किसके आधार पर, उस इन्फॉर्मेशन जानकारी के आधार पर, क्या दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस, कि हाँ इसी व्यक्ति ने यह जो जो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है, जो इसमें लिखा हुआ है, जो सब्सटेंस लिखी हुई है इस एफआईआर में, इस कंप्लेंट में, इस व्यक्ति ने जो मेरे को जानकारी मिली है, एक व्यक्ति ने दी है, मेरे मुखबर खास ने दी है, डायरेक्ट कंप्लेनेंट ने दी है मेरे को इन्फॉर्मेशन, तो हाँ इस व्यक्ति ने ही ये वाला अपराध किया है, जिसमें उसको सजा कितनी मिलेगी, 7 साल से ज़्यादा डेथ मिलेगी। ठीक है, 7 साल से ज़्यादा मिलेगी, तो 7 साल से ऊपर तो सारी कवर हो जाती है, 7 साल, 10 साल, 14 साल, 20 साल सारी कवर हो जाती है। ठीक है, और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी कवर हो जाती है, और डेथ तक मिल सकती है। तो उसमें पुलिसकर्मी क्या करेगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, और रीजन टू बिलीव हो जाता है, पुलिसकर्मी को यकीन करने के कारण हो जाता है कि हाँ इसी व्यक्ति ने ये वाला अपराध किया है, जिसको उसकी जानकारी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है। और कौन से वाले अपराध किए, जिसमें उस व्यक्ति को, अपराधी को सजा कोर्ट 7 साल से जेल की ऊपर कटवाने की दे देगा या फिर डेथ दे देगा। तो इसमें इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ उम्र कैद इम्प्लाइड है, इम्प्लिसिट है। ठीक है, तो अगर टाइम मिले तो साथ के साथ यहाँ लिख भी लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, टाइम मिले तो क्या लिख ही लेना चाहिए। ठीक है, एक बार ऊपर वाला जो लेस देन 7 ईयर था उसमें भी आप लिख ही लीजिए। ठीक है, तो मैंने तो मेंशन कर लिया, मैंने पहले लिखा नहीं होता, अब लिख लिया मैंने। आगे मैं अगर पढ़ूंगा तो इसको 1 सेकंड में फ्लिप करूंगा नोट्स और पता लग जाएगा इसमें ये था। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 का क्लोज डी, हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर अंडर दिस संहिता और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब एक व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी करनी है पुलिसकर्मी को, ठीक है, और विदाउट वारंट करनी है, कोई उसको मैजिस्ट्रेट का वारंट दिखा के नहीं करनी उस अपराधी की, तो अगर वो अपराधी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, भगोड़ा घोषित कर रखा किसी कोर्ट ने इस संहिता के तहत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, तो उसको पुलिसकर्मी विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लेगा। ठीक है, और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, या राज्य सरकार के किसी ऑर्डर के द्वारा, ठीक है, उस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, भगोड़ा घोषित कर रखा है राज्य सरकार ने, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और कौन करेगा, पुलिसकर्मी करेगा। और कैसे करेगा, विदाउट शोइंग एनी वारंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 का क्लोज ई, इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड, जिस व्यक्ति की पोजेशन में, मतलब उसके पास कुछ चीज मिलती है, और क्या चीज मिलती है, विच मे बी रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, और वो चीज, वो वस्तु रीजनेबल कारणवश पुलिसकर्मी को क्या लगता है, शक होता है कि यह वस्तु स्टोलन प्रॉपर्टी है, चोरी वाली संपत्ति है इस व्यक्ति के पास पोजेशन में। ठीक है, एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग, और वो व्यक्ति जिसके पास वह चोरी वाली संपत्ति का शक होता है, एक पुलिसकर्मी को सस्पेक्ट किया जाता है, शंका होती है एक पुलिसकर्मी को, तो और उस पुलिसकर्मी को क्या होता है, रीजनेबली भी सस्पेक्टेड, यकीन करने के फिर से कारण आ जाते हैं, शक करने के फिर से कारण आ जाते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ये स्टोलन प्रॉपर्टी है उसी ने इसके संदर्भ में कोई अपराध किया है, और इसने चोरी करके, कैसे भी कुछ भी करके इस प्रॉपर्टी के संदर्भ में कोई अपराध किया है, और इसने वो प्रॉपर्टी वहां से चुराई है, उठाई है, या फिर उड़ाई है और अपने पास रखी हुई है, तो उस व्यक्ति को पुलिसकर्मी विदाउट शोइंग एनी वारंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 का क्लोज एफ, हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो कि पुलिसकर्मी के कार्यों में, जब वो अपनी ड्यूटी, दायित्व को एग्जीक्यूट कर रहा है, निभा रहा है, उसके ऑब्स्ट्रक्शन, उसके कार्यों में बाधा बन रहा है, उसकी ड्यूटी में बाधा बन रहा है, तो अगर वो बाधा बन रहा है तो उसको पुलिसकर्मी विदाउट एनी वारंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, और हु हैज एस्केप्ड, या कोई भगोड़ा है, कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी से, जुडिशियल कस्टडी से भाग गया है, एस्केप हो गया, भगोड़ा हो गया, ठीक है, वो फरार हो गया पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी, और अटेम्प्ट टू एस्केप, या भागने का प्रयास करता है, तो उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, कहीं भी जाकर। अब देखिए फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, और कहाँ से वो भागता है, कहाँ से वो एस्केप हो गया और अटेम्प्ट टू एस्केप करता है, कहाँ से, लॉफुल कस्टडी से। अब लॉफुल कस्टडी क्या होती है, एक ऐसी हिरासत जो कानून ने उस व्यक्ति की दे रखी है, और किसको दे रखी है, पुलिस ऑफिसर को, या तो भाई जेल, पुलिस थाने में दे रखी है, जुडिशियल कस्टडी दे रखी है, जैसी भाई जिला कारागार में दे रखी है, तो वहां से भागने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, या भाग जाता है, तो उसको कहीं भी वो मिले वहां पे उसको अरेस्ट कर लो, गिरफ्तार कर लो, विदाउट शोइंग एनी वारंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 का क्लोज एफ। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 का क्लोज जी, हु इज रीजनेबली
हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डेजर्टर, जो कि पुलिसकर्मी को एक व्यक्ति लगता है कि ये कारणवश क्या लगता है कि ये कारणवश क्या शंका पैदा होती है पुलिसकर्मी के मन में कि ये व्यक्ति डेजर्टर है। डेजर्टर क्या होता है, जो हमारे आर्मी के बंदे होते हैं वो अपनी ड्यूटी को कर नहीं पाते, वो डर जाते हैं, उनको भय हो जाता है, उनको अपनी घर की याद आ जाती है, तो वो आर्मी को छोड़ के भाग जाते हैं, वो आर्मी को छोड़ के भाग जाते हैं, वो डेजर्टर हो जाते हैं, मतलब आर्मी को धोखा देके अपने घर आ जाते हैं और घर भी नहीं आते, या फिर अपने गाँव में आ जाते हैं, घर पे आ जाते हैं, या फिर कहीं और फरार हो जाते हैं, बस ये कहते हो कि हम नहीं करेंगे भाई नौकरी, और बिना बताया तो आ जाते हैं। जो बिना बताया आता है ना अपने फौज से नौकरी से, उसको डेजर्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है who is reasonably suspected of being a deserter from any of the armed forces of the union। तो केंद्र सरकार की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो फौजी लोग हैं, अगर उनमें से कोई व्यक्ति डेजर्टर बन जाता है, मतलब भगोड़ा हो जाता है, मतलब नौकरी को छोड़ के भाग जाता है बिना बताए अपने सुपीरियर्स को, तो पुलिसकर्मी को अगर रीजनेबल कारणवश शंका होगी कि हाँ ये व्यक्ति मेरे को डेजर्टर, ये फौजी लगता है जो कि केंद्र सरकार की आर्म्ड फोर्सेस का है और ये भगोड़ा सा लगता है मेरे को, तो इसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो उसको विदाउट शोइंग अ वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट कर लेगा, ठीक है। अब सेक्शन 35 का सब सेक्शन 1 का क्लोज एच, हु हैज बीन कंसर्न्ड इन, जो व्यक्ति, जो कि अपराधी चिंता रख रहा है किसमें, और अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, या जिस अपराधी के विरुद्ध एक कारणवश दरख्वास्त मिली है और वो कारणवश दरख्वास्त है, वो अपराधी चिंता रख रहा है, कंसर्न कर रहा है, देखिए। और अ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव, या एक क्रेडिबल मतलब एक बहुत ही कंक्रीट मतलब ठोस, एक सटीक कोई जानकारी मिली है, ठीक है, प्राप्त हुई है, और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, या एक कारणवश शंका एग्जिस्ट मतलब पैदा हो रही है, ठीक है, ऑफ हिज हैविंग बीन कंसर्न इन एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, कि इस व्यक्ति ने कोई एक एक्ट कमिट किया है और वो एक्ट ऑब्वियसली क्राइम होगा, ऑफेंस होगा, अपराध होगा, और ये पर इसने इंडिया में नहीं किया, इसने इंडिया के बाहर किया है, मतलब फॉरेन टेरिटरी में किया। आप देखिए, इफ कमिटेड इन इंडिया, अगर यही सेम अपराध, ये एक्ट जो ये करके आया फॉरेन टेरिटरी में, ये इंडिया में करता ना, तो ये क्या होता, ये एक अपराध होता। और देखिए, वुड हैव बीन पनिशेबल एज एन ऑफेंस, तो वो पनिशेबल होता है एक अपराध की तरह, ठीक है। एंड फॉर विच ही इज अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एक्स्ट्राडिशन और अदरवाइज, और उस लॉ के लिए ये व्यक्ति एक्स्ट्राडिट करना, एक्स्ट्राडिक्शन इसकी जरूरी मांगती है, ठीक है, तो इसको एक्स्ट्राडिट कर दिया जाएगा, तो उस व्यक्ति को, और अदरवाइज या और कोई से लॉ है जो एक्स्ट्राडिशन, जो मतलब एक फॉरेन नागरिक को भेज सकते हैं बाहर, वो उस लॉ का सब्जेक्ट बन चुका है वो व्यक्ति, तो उसको अरेस्ट कर लीजिएगा विदाउट शोइंग एनी वारंट। अब देखिए, लाइबल टू बी एप्रीहेंडेड, और उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति लाइबल है कि उसको पकड़ लिया जाए, उसको एप्रीहेंड कर लिया जाए, ठीक है, उसको काबू में ले लिया जाए, और डिटेन्ड इन कस्टडी इन इंडिया, और उसको या तो हिरासत में रखा जाए, कहाँ, कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में, और कहाँ, इंडिया में, भारतवर्ष में, ठीक है। तो ये सेक्शन 35 के सब सेक्शन 1 का क्लोज एच सिंपल से ये बात कह रहा है, कोई मान के चलिए गोवा हुआ में, कसोल उसोल में, हिमाचल में जो जगह है, और भी बहुत सारी टेरिटरी में कोई फॉरनर आ जाता है, और एक फॉरनर के ऊपर एक पुलिसकर्मी को रीजनेबल कंप्लेंट मिलती है, या फिर रीजनेबल कंप्लेंट मिलती है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, या फिर रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट होता है कि इस फॉरनर ने कुछ ऐसा अपराध क्या किया है अपने देश में, आयरलैंड में, इंग्लैंड में, और यहाँ इंडिया में आके अपनी फरारी काट रहा है। तो अगर जो ये सेम अपराध जो इसने इंग्लैंड में किया, ये इंडिया में कर देना, तो ये अपराध होता इंडिया के कानून के तहत भी, ठीक है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। और उसको जो एक्स्ट्राडिशन के लॉज का, वो एक्स्ट्राडिशन के लॉज ये होते हैं कि भाई कोई फॉरेन टेरिटरी का बंदा इंडिया में भाग के आ जाता है, तो इंडिया की अगर उस देश से ट्रीटी है कि भाई एक्स्ट्राडिशन करना है, तो इंडिया उस व्यक्ति को, फॉरेनर को उसके देश में भेज देगी उसके अपराध के लिए ट्राई होने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा अगर कोई व्यक्ति यहाँ अपराध करके बाहर भाग जाता है, तो फॉरेन कंट्री से हमारी अगर ट्रीटी है, मतलब कुछ इस विषय पे कॉम्प्रोमाइज हुआ पड़ा है कि हमारे जो अपराधी इंडिया में अपराध करके फॉरेन टेरिटरी में भाग जाते हैं, तो आप उन्हें एक्स्ट्राडिट मतलब वहाँ से भेज के वहाँ से निकाल दोगे और इंडिया भेज दोगे, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, इसीलिए उस फॉरेनर को क्या करना मांगता है कि इसको एप्रीहेंड, इसको अपनी गिरफ्त में रखना पुलिसकर्मी के लिए जरूरी हो गया है, और डिटेन्ड इन कस्टडी, या फिर इसको हिरासत में रखना पड़ेगा, कस्टडी में रखना पड़ेगा, कहाँ, भारतवर्ष में। और हिरासत में कहाँ रख सकते हैं, पुलिस कस्टडी में, पुलिस थाने में, या जुडिशियल कस्टडी में, जिला कारागार में उस अंग्रेज को, फॉरनर को रख सकते हैं, ठीक है। तो यह था हमारा सेक्शन 35 का सब सेक्शन 1 का क्लोज एच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आप देखिए, हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 का सब सेक्शन 1 का क्लोज आई, हु बीइंग अ रिलीज कन्विक्ट, जो कोई भी रिलीज्ड कन्विक्ट है, मतलब एक व्यक्ति था जिसने कोई अपराध किया था और उसको सजा हो गई थी, वो उसको सजा हो गई थी, उसको दोषी ठहरा दिया गया था और उसको कन्विक्शन भी हो गई थी, ठीक है। अब देखिए, और उसको रिलीज कर दिया गया था। अब देखिए, कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 394,
तो एक रिलीज कन्विक्ट था, उसको प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया था कि भाई तुम थोड़ा बहुत अच्छा व्यवहार रखो, हम 3 साल बाद तुम्हें बुला के सजा कर देंगे। तो वो उन 3 सालों के अंदर क्या करता है, ब्रीच ऑफ पीस कर देता है, मतलब ब्रीच कर देता है किसका, जो रूल्स बनाए गए हैं, प्रोबेशन के रूल्स जो बनाए गए हैं हमारे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में बनाए गए हैं, या फिर अगर जिस राज्य में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 नहीं लगता तो जो रूल्स सेक्शन 394 सब सेक्शन 5 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उसके खिलाफ बनाए गए थे कि उसको ये पालन करने थे, फॉलो करना था, और वो रिलीज कन्विक्ट उन रूल्स का, उन नियमों का ब्रीच कर देता है, तो उसको एक पुलिसकर्मी विदाउट शोइंग एनी वारंट ऑफ मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर लेगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 का क्लोज जे, फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्वेजिशन, जिस व्यक्ति के गिरफ्तारी के लिए कोई रिक्वेजिशन, कोई रिक्वायरमेंट आई है, और कहाँ से आई देखिए, वेदर रिटन और ओरल, जो रिक्वेजिशन है, जो रिक्वायरमेंट है वो या तो लिखित रूप में आई है या फिर ओरल मौखिक रूप में आई है, और कहाँ से आई है, हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, और रिसीव हुई है एक दूसरे पुलिसकर्मी ने, किसी दूसरे पुलिसकर्मी को एक रिक्वायरमेंट भेजी है कि आपकी जुरिडिक्शन में एक व्यक्ति रहता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो यही कह रहा है हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, तो रिक्वेजिशन एक पुलिसकर्मी को दूसरे पुलिसकर्मी ने भेजी है कि एक व्यक्ति आपकी जुरिडिक्शन में रह रहा है, आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए। तो क्यों करवा रहा हो गिरफ्तार, ये देखिए, सॉरी, प्रोवाइडेड द रिक्वेजिशन स्पेसिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड। अब वो जो रिक्वेजिशन, जो पुलिस ऑफिसर जो गिरफ्तार करवाना चाह रहा है दूसरे पुलिसकर्मी से, ठीक है, तो वो पुलिसकर्मी क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा, क्या स्पेसिफाई करेगा, द पर्सन टू बी अरेस्टेड, स्पेसिफाई करेगा, निश्चित करेगा कि भाई आपको कौन से व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। एक पुलिसकर्मी 1 है, पुलिसकर्मी 2 से बोल रहा है भाई पुलिसकर्मी 1 माने के लिए चलिए सेक्टर 56 गुड़गांव के पुलिस थाने का पुलिसकर्मी है, ठीक है, और उसको पुलिसकर्मी 2 जो पुलिस ऑफिसर 2 है वो रहता है, वो रेवाड़ी का पुलिस स्टेशन का है, तो सेक्टर 56 गुड़गांव के पुलिस स्टेशन का एक पुलिसकर्मी रेवाड़ी के पुलिस ऑफिसर को रिक्वेजिशन भेज रहा है कि भाई आपकी जुरिडिक्शन में एक व्यक्ति रहता है, तो ऑब्वियसली वो स्पेसिफाई तो करेगा भाई उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, वो उसने अपराध कौन सा किया है, तो उसी तभी तो उसको गिरफ्तार करेगा वो रेवाड़ी वाला कर्मी। तो यही बताया गया स्पेसिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड, वो कौन सा व्यक्ति है उसको निश्चित बताया जाएगा कि कौन सा वो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करना है। एंड द ऑफेंस, या उसने, और ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उसने कौन सा अपराध किया है जिसके विषय में आप उसे गिरफ्तार करवा रहे हो, ठीक है, और अदर कॉज फॉर विच द अरेस्ट इज टू बी मेड, और कौन से कारण है, और कौन से भाई कारण आ गए हैं जिसके लिए इस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा रहे हो आप सेक्टर 56 के पुलिस वाले हो, आप मेरे को रिक्वेजिशन भेज रहे हो, मैं रेवाड़ी का पुलिसकर्मी हूँ, और आप कह रहे हो कि आपकी जुरिडिक्शन में एरिया में एक व्यक्ति रहता है जिसको हमने गिरफ्तार करवाना है, वो सेक्टर 56 गुड़गांव में कोई अपराध करके भागा है, तो ऑब्वियसली उसका नाम बताओगे, वो अपराध बताओगे कि भाई कि अपराध उसने कौन सा किया था और किस कोज के कारण, आपको भाई क्या करना, आप पुलिस थाने में उसको लेके जाओगे या फिर कोर्ट में लेके जाओगे, वो बताओगे उसमें, ठीक है। आप देखिए, एंड अपीयर्स देयर फ्रॉम दैट द पर्सन माइट लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट बाय द ऑफिसर हु इशूड द रिक्वेजिशन, और यह अपीयर होता है, दिख जाता है किसको, देयर फ्रॉम दैट द पर्सन माइट लॉफुली बी अरेस्टेड, कि उस व्यक्ति को जिसकी रिक्वेजिशन आई है, जिसके लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, कानूनन तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए, विदाउट अ वारंट बाय द ऑफिसर हु इशूड द रिक्वेजिशन, और उस ऑफिसर ने कोई वारंट भी नहीं काटा है। पुलिस ऑफिसर 1 है जो सुशांत लोक सेक्टर 56 गुड़गांव के थाने का, वो एक रिक्वेजिशन रेवाड़ी के पुलिसकर्मी, जो रेवाड़ी पुलिस थाने का कोई पुलिसकर्मी, उसको भेजता है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर ली जाए कि वो हमारे एरिया में कोई ऑफेंस कराया है, ठीक है, और वो लिखित में यह रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेजिशन भेजता है रेवाड़ी के पुलिसकर्मी के पास, ठीक है। तो अब रेवाड़ी का पुलिसकर्मी उसको अरेस्ट कर लेगा, ठीक है, उस व्यक्ति को जिसके लिए रिक्वेजिशन भेजी गई थी, और विदाउट शोइंग एनी वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, और उसको लगना चाहिए, जो पुलिसकर्मी अब अरेस्ट करने वाला है, रेवाड़ी वाला पुलिसकर्मी जो अरेस्ट करने वाला है, जिसको रिक्वेजिशन भेजी गई है कि हाँ माइट लॉफुली बी अरेस्टेड, कि हाँ इसको कानूनन तौर पे भाई मेरे को लग रहा है इसने, हाँ ये मेरे पुलिसकर्मी ने सेक्टर 56 वाले ने ये लिख के भेजा है कि इसने ये अपराध किया है, तो इसको अरेस्ट करना मांगता है, तो वो कर लेगा, ठीक है, विदाउट शोइंग एनी वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ हमारे खत्म होते हैं सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 के क्लोज ए से लेके क्लोज जे तक के पूरे क्लोजेस, जो कि बहुत मेन थे, ये मैंने पूरे 34 मिनट्स में आपको पढ़ाए हैं, तो सीरियसनेस देख सकते हैं, इनसे भर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 का सबसेक्शन 2, ठीक है, ऊपर वाले मेरे ख्याल से 34 कर दिया, हाँ, अब ये 35 का 2 हम पढ़ेंगे, सेक्शन 35 का सबसेक्शन 2 हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने क्या पढ़ाया है, सेक्शन 35 के सबसेक्शन 1 का क्लोज ए से लेके क्लोज जे तक मैंने पूरा करवाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 का क्लोज, सेक्शन 35 का सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39
तो बोला हुआ है सेक्शन 39 जो दिया हुआ है BNSS का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसको सब्जेक्ट रखना, उसको मान के रखना। उसमें यह दिया गया है कि कोई व्यक्ति कुछ कांड करे हुए बैठा है और एक पुलिसकर्मी को उसके ऊपर शक हो जाता है कि भाई इसने कुछ कांड किया हुआ है, तो वो ऐसे ही पुलिसकर्मी उससे पूछता है अपना नाम बता दे, अपना पता बता दे, और वो व्यक्ति अपना नाम पता झूठा बताता है, तो पुलिसकर्मी उसको गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, गिरफ्तार कर सकता है, भले ही उस व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करा हो, तब भी उसको गिरफ्तार कर सकता है। यही बता रहा है हमारा 39 में। ठीक है, अब आगे दोबारा 35 के 2 में बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39। अब इज्जत करना, सेक्शन 39 BNSS में जो लिखा हुआ है वो आगे पढ़ाऊंगा, वो लिखा हुआ है, लेकिन अब ये मानना, नो पर्सन कंसर्न इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई व्यक्ति जो जिसका संदर्भ किससे है, चिंता वो किससे रख रहा है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से, असंज्ञेय अपराध से, और अगेंस्ट हुम अ कंप्लेंट हैज बीन मेड, या जिसके विरुद्ध एक दरख्वास्त मेड हुई है, करी गई है उस व्यक्ति के विरुद्ध, और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव, या एक क्रेडिबल जानकारी उसके विरुद्ध रिसीव हुई है एक व्यक्ति के विरुद्ध जिसने कि क्या किया है, नॉन कॉग्निजेबल अपराध किया है, जिसमें पुलिस ऑफिसर की कोई पावर नहीं है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके, उसको अरेस्ट विद वारंट ही करना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट विद वारंट ही करनी पड़ेगी। अब देखिए, और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग सो कंसर्न, या रीजनेबल एक कारणवश शंका उठती है कि हाँ इस व्यक्ति ने ये कंसर्न नॉन कॉग्निजेबल अपराध किया है, तो तब भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा विदाउट शोइंग अ वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट, उसको मजिस्ट्रेट के वारंट के साथ ही गिरफ्तार किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन की उसी अपराध में मजिस्ट्रेट के वारंट के साथ ही होगा। देखिए, शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट अंडर अ वारंट और ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, तो उस व्यक्ति को जिसने नॉन कॉग्निजेबल अपराध किया, असंज्ञेय अपराध किया है, जिसके विरुद्ध रीजनेबल क्या गई थी, रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशन आ गया था, और उस व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल अपराध, असंज्ञेय अपराध किया हुआ है, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन क्या है, कब कर लिया जाएगा, जब मैजिस्ट्रेट साहब ही वारंट निकाल के उसको गिरफ्तार करवा रहे तब कर लिया जाएगा, या फिर मैजिस्ट्रेट साहब वारंट नहीं दे रहे, कोई ऑर्डर लिख रहे हैं, कोई स्पेशल ऑर्डर लिख रहे हैं, वारंट नहीं भेज रहे, भाई ऑर्डर लिख देते जाओ उसको गिरफ्तार कर लो, तो भी हो जाएगा। अब ऑर्डर क्या होता है भाई, प्रोक्लेम्ड पीओ की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, तो पीओ की प्रोसीडिंग में ऑर्डर निकलते हैं, वारंट थोड़ी निकलता है, तो उससे पहले पीओ की प्रोसीडिंग से पहले वारंट निकाले जाते कि जाओ उसको पकड़ लाओ, अगर वो हत्या ही नहीं चढ़ रहा, वो पकड़ में ही नहीं आ रहा, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है, उसका ऑर्डर निकलता है, तो फिर ही उस व्यक्ति को जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंसर्न चिंता रखता है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, तो यह था हमारा 35 का 2। हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 का सबसेक्शन 3, द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस, तो पुलिसकर्मी शैल मैंडेटरी है, हर एक केसेस में क्या करेगा, वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1, जहां गिरफ्तारी एक व्यक्ति की, एक अपराधी की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है, किसमें, सेक्शन 35 के सबसेक्शन 1 में। इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन, इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him or at such other place as may be specified in the notice। ठीक है, तो ये कह रहा है 35 के सबसेक्शन 3 में, द पुलिस ऑफिसर शैल, तो पुलिसकर्मी शैल है, वो करेगा, मैंडेटरी, इसको करना पड़ेगा क्या, इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, जिन केसेस में, जिन मुकदमों में उस व्यक्ति अपराधी की गिरफ्तारी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, किसके, 35 के सबसेक्शन 1 के तहत। इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन, एक नोटिस इशू कर देगा पुलिसकर्मी और उस व्यक्ति को निर्देश दे देगा कि तुम इस नोटिस में जो लिखा हुआ है उसके तहत हमारे थाने में हाजिरी दो। ठीक है, आप देखिए, हुम, और किस व्यक्ति को नोटिस इशू करेगा पुलिसकर्मी, जिसके विरुद्ध एक रीजनेबल कंप्लेंट आई थी, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई थी, या फिर रीजनेबल सस्पिशन अराइज हुआ था, एग्जिस्ट हुआ था, तो उसकी अगर गिरफ्तारी नहीं करनी है, उसने बेशक से कॉग्निजेबल अपराध किया हो, तो उसको एक नोटिस दे दिया जाएगा, जो कि सीआरपीसी में सेक्शन 41 कैपिटल ए का नोटिस होता था। अब इसमें सेक्शन नोटिस बना दिया है सेक्शन BNSS में सेक्शन 35 के सबसेक्शन 3 में। ठीक है, आप देखिए, एग्जिट दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू अपीयर बिफोर हिम, और उस नोटिस में क्या लिखा जाएगा कि मेरे आगे तुम अपराधी साहब मेरे आगे हाजिरी दो, पुलिसकर्मी लिखेगा, और एट सच अदर प्लेस एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस, या पुलिसकर्मी पुलिस थाने में हाजिरी मत दो, कोई और जगह मैं बुला लेता हूं तुमको, वहां हाजिरी दे देना, पर देनी पड़ेगी। पहले ये सेक्शन 41 कैपिटल ए सीआरपीसी में दिया गया था नोटिस की बात कि एक व्यक्ति ने, एक अपराधी ने कॉग्निजेबल अपराध कर रखा है, मतलब संज्ञेय अपराध कर रखा है, जिसमें पुलिस ऑफिसर की पावर है, वो विदाउट वारंट ऑफ मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है, पर पुलिसकर्मी नहीं कर रहा है। पुलिसकर्मी क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ भाई नहीं हो रहा, कुछ उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा हो अपनी इन्वेस्टिगेशन पे कि भाई अभी पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे होंगे, तो वो क्या करता है,
कोग्निजेबल ऑफेंस में पुलिसकर्मी पावर रखता है कि वो अपराध ना, वो गिरफ्तार ना करे, पर वो साइड बाय साइड क्या भेज दे, उस व्यक्ति को नोटिस भेज दे। वो नोटिस वो किस चीज का भेजेगा, सेक्शन 35 के सबसेक्शन 3 में वो नोटिस भेज देगा आप, ठीक है। और नोटिस में क्या लिखा होगा कि भाई आ जाओ, अपनी हाजिरी दो। और ऑब्वियसली हाजिरी वो क्यों मंगा रहा है, उसकी फोटो तो खींचनी नहीं है उसको, केस के बारे में और जानने के लिए, भाई तुम उस दिन कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे, ये इन तुम जिनने तुम्हारे विरुद्ध कंप्लेंट दी, दरख्वास्त दी, तुम उनको कैसे जानते हो, तुम्हारा क्या डिस्प्यूट था, तुम्हारी कभी पहले लड़ाई, ये सब पूछेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो ये नोटिस दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमें 35 के 3 में देखने को लिए मिलता है, जो हमारा पहले 41 का कैपिटल ए था। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो हम इसमें बिल्कुल ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनका तो हम नोट्स भी बना सकते हैं बिल्कुल अपने फ्रंट पेज पे ही, कि भाई जो नोटिस है अब सेक्शन 35 के सबसेक्शन 3 में दे दिया गया है, ठीक है। ठीक, किसका दे दिया गया है, जो कि कोग्निजेबल ऑफेंस में अपीयर होने का, ठीक है, अपीयर होने का बिफोर द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो ये लिख लेना चाहिए भाई, कोई खराबी नहीं है, ठीक है। आप देखिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 का सबसेक्शन 4, वेयर सच अ नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन। अब जहां ये नोटिस जो 35 सेक्शन 35 के सबसेक्शन 3 का नोटिस इशू हो गया था एक व्यक्ति के विरुद्ध, जिसको हाजिरी देने के लिए बोला गया था, तो वो उसी की बात हो रही है। कह रहा है वेयर सच अ नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन, जहां ये नोटिस इशू कर दिया गया था किसी व्यक्ति को, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन। तो ये शैल है, मैंडेटरी है कि ये दायित्व है उस व्यक्ति का जिसको नोटिस मिला है, पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। जो शर्तें, जो टर्म्स लिखी हुई है उस नोटिस की, सेक्शन 35 के सबसेक्शन 3 वाले नोटिस की, तो उस टर्म्स को वो कंप्लाई करे, मतलब उसको माने, और पुलिसकर्मी के कहे अनुसार या तो पुलिस थाने में चला जाए या अन्य कोई जगह पे वो उसको बुलाया हो तो वहां चला जाए, मतलब कंप्लाई करे, सीधे सीधा मतलब ये है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 का सबसेक्शन 5, वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस। जहां वह व्यक्ति जिसको नोटिस भेजा गया था इसका 35 के सबसेक्शन 3 का, कि आ जाओ, हाजिरी दो, तुमने नॉन कोग्निजेबल अपराध किया, तुम्हारे विरुद्ध हमें रीजनेबल कंप्लेंट मिली थी, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली थी, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट हुआ था, तुम आ जाओ, हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे, तुम आ जाओ, हाजिरी दो। हाजिरी क्यों दो, इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तो यही कह रहा है वेयर सच पर्सन कंप्लाई, जहां वो व्यक्ति कंप्लाई कर देता है एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई, और बार बार कंप्लाई उस नोटिस का करता रहता है, मतलब हाजिरी देता रहता थाने में बार बार, ठीक है, विद द नोटिस। किसके विरुद्ध, किसके फेवर में, मतलब वो क्या कंप्लाई करता है, नोटिस के टर्म्स को कंप्लाई करता है। अब देखिए, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंसेस रेफर्ड इन द नोटिस। तो शैल है, जब तक वो कंप्लाई कर रहा है ना, उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते आप, जब तक आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। शैल है, मैंडेटरी है, जब तक कि वो व्यक्ति कंप्लाई कर रहा है रिक्वायरमेंट, जो टर्म्स है उस नोटिस की, ठीक है। रेफर टू इन द नोटिस अनलेस, कब कर सकते हैं, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। पुलिसकर्मी रीजंस रिकॉर्ड करेगा, कारण रिकॉर्ड करेगा। द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट ही ought टू बी अरेस्टेड, की पुलिसकर्मी अब ओपिनियन बना लिया, राय बना चुका है कि हाँ नहीं, हमने नोटिस भी इसको दिया था, इसने कोग्निजेबल अपराध कर रखा है, एक संज्ञेय अपराध कर रखा है, हमने इसको नोटिस भी दिया था, पहले हमने इसको गिरफ्तार नहीं किया था, अभी ये हाजिरी उजरी भी दे रहा था, और हमने अब सब कुछ पता लग लिया, हमने थोड़ी बहुत जांच पड़ताल कर ली, हमने डॉक्यूमेंट्स विटनेस को परख लिया है, अब इस व्यक्ति को ought टू बी अरेस्ट, ये गिरफ्तार करना चाहना चाहिए था उस टाइम पर, उस टाइम नोटिस देके छोड़ दिया था, पर अब यह हाजिरी दे रहा था, इस टाइम हम इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। ought टू बी अरेस्ट मतलब ये पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, पर ये नोटिस की फॉर्मेलिटी देके हमने, क्योंकि हमने पहले भाई इतने कंक्रीट एविडेंसेस हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उस टाइम नहीं थे, पर अब इसको जब नोटिस देके हमने इसको बुलाया, हमने सारा सच जाना, तब हमको पता लगा ही ought टू बी अरेस्टेड, इसको पहले ही अरेस्ट कर लेना चाहिए था, तो अब उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा उस व्यक्ति को, चाहे वो नोटिस की कंप्लाई कर रहा हो सारी की सारी टर्म्स को, तब भी उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सेक्शन 35 के सबसेक्शन 5 में यह दे रखा है, ठीक है। अब सेक्शन 35 के क्लोज सेक्शन 35 सबसेक्शन 6 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पढ़ने वाला हूँ। देखिए अब, वेयर सच पर्सन, जहां वो व्यक्ति एट एनी टाइम, किसी भी समय, फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, विफल हो जाता है जो नोटिस उसको दिया गया था सेक्शन 35 के सब सेक्शन 3 के तहत, उस नोटिस की टर्म्स को फेल करने में, मतलब कंप्लाई करने में, मानने में विफल हो जाता है, तो क्या होगा आप देखिए, और इज अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, और अपने आप को पहचानने से मना कर रहा है। एक पुलिसकर्मी पता है कि यह व्यक्ति है, इसको मेरे को नोटिस काटना है, इसने ये एक संज्ञेय कोग्निजेबल अपराध कर रखा है, तो वो व्यक्ति नोटिस ही नहीं ले रहा, क्या कह रहा है, मैं तो वो व्यक्ति हूँ ही नहीं, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, तो वो क्या कर रहा है, अनविलिंग है, इच्छुक ही नहीं है अपने आप को पहचानने में कि हाँ तूने कोई अपराध किया है। भाई वो पुलिसकर्मी पुलिस ऑफिसर बावले हैं जो तेरे पास नोटिस लेके आए हैं, तेरे को पहले छोड़ दिया था, तेरे
तेरे विरुद्ध एक रीजनेबल कंप्लेंट आई थी, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई थी, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट हो रहा था, तेरे को छोड़ दिया था। अब तो अपने आप को पहचानने से मना कर रहा है, तो उसको क्या करा जाएगा? गिरफ्तार कर ले जाओ। देखिए आगे, द पुलिस ऑफिसर में, अब भी पुलिसकर्मी की डिस्क्रिप्शन है, क्या करेगा पुलिसकर्मी? में, आगे देखिए, सब्जेक्ट टू द सच ऑर्डर्स एज मे हैव बीन पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ। तो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, सक्षम अदालत ने, ऑब्वियसली इलाका मैजिस्ट्रेट ने इस बिहाफ पे कोई ऑर्डर पास कर दिए, मतलब ऑब्वियसली जब नोटिस की कंप्लीकेशन चल रही है, कंप्लाई कर रहा है अक्यूज्ड है, तो और वो कोर्ट में भी चला जाता है अक्यूज्ड उसके, और कोर्ट में वो कुछ ऑर्डर लिया जाता है, तो वो कह रहा है अगर कोर्ट से, कॉम्पिटेंट कोर्ट से अगर अक्यूज्ड जो नोटिस को कंप्लाई करा था वो ऑर्डर्स लिया था, मतलब ऑब्वियसली बेल ऑर्डर लिया था या कुछ भी लिया था, उससे पहले वो बेल करवा लेता अपनी, तो उस ऑर्डर को मानना पड़ेगा पुलिसकर्मी को। अगर, और क्या करेगा? उस ऑर्डर को मानते हुए, अगर उस ऑर्डर में भाई बेल लिखा होगा तो बेल दे देगा, अगर उसको नहीं अरेस्ट करेगा, अगर कुछ और ऑर्डर लिखा होगा तो उसको मानेगा, अगर बेल नहीं मिली, अगर कुछ अन्य ऑर्डर था उसको मान लेगा, उसको पढ़ेगा और हाँ कहेगा हाँ ये तो ठीक है, इसको मैं मान लूंगा, पर हाँ तेरे को अब क्या करूंगा मैं? अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन इन द नोटिस। उस व्यक्ति को, उस अपराधी को जो कंप्लाई नहीं करता है, जो विफल हो जाता है टर्म्स, जो शर्तें दी गई थी नोटिस की, जो सेक्शन 35 या सबसेक्शन 3 में नोटिस दिया गया था, और वो व्यक्ति अनविलिंग अपने आप को आइडेंटिफाई करने में, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा एक पुलिसकर्मी विदाउट शोइंग एनी वारंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। और सीधा सीधा किसके लिए करेगा? जो नोटिस में जो अपराध लिखा गया था ना, जो नोटिस उसने दिया था सेक्शन 35 के सबसेक्शन 3 का, उस नोटिस में जो अपराध मेंशन था उसी अपराध के लिए करेगा, किसी अन्य अपराध के लिए नहीं करेगा। ठीक है, तो यह हुआ हमारा सेक्शन 35 का सबसेक्शन सेक्शन 35 का सबसेक्शन 6। हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 का सबसेक्शन 7, जो कि हमारा सेक्शन 35 का लास्ट सबसेक्शन है। ठीक है, अब देखिए, पढ़ता हूं मैं सबसेक्शन 7। नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन of an officer not below the rank of deputy superintendent of police in case of an offence which is punishable for imprisonment of less than 3 years। ये लीजिए, ये भाई बिल्कुल सीआरपीसी में देखने को लिए नहीं था, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बिल्कुल नया देखने के लिए एक सबसेक्शन मिला। आप देखिए, दोबारा पढ़ता हूँ। नो अरेस्ट शैल बी मेड, कोई गिरफ्तारी शैल मैंडेटरी नहीं की जाएगी बिल्कुल भी, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर, और जब तक की परमिशन, इजाजत ना मिल जाए एक अफसर की, और वो अफसर कौन है? नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और वो व्यक्ति डीएसपी की रैंक से ऊपर है, डीएसपी है या उसकी रैंक से ऊपर है, डीएसपी से रैंक के नीचे नहीं है, तो एक व्यक्ति, तो एक पुलिसकर्मी, उसकी पहले डीएसपी के रैंक वाले ऊपर वाले व्यक्ति की, मतलब डीएसपी की परमिशन लेगा एक पुलिसकर्मी गिरफ्तारी करने से पहले, या फिर उससे डीएसपी के ऊपर जैसे एसपी होते हैं, डीसीपी होते हैं, कमिश्नर होते हैं, उनकी एसीपी होते हैं, उनकी परमिशन लेगा, और उसको क्या करेगा? In case of an offence which is punishable for imprisonment of less than 3 years and such person is infirm or is above 60 years of age। ये लीजिए, अगर वह व्यक्ति एक इन्फर्म है, एक कमजोर व्यक्ति है, मतलब वो दुबला पतला, मतलब वो शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से, मेंटली रूप से इन्फर्म है वो व्यक्ति, और उसने एक अपराध कमिट कर रखा है जो कि 3 साल से नीचे का है, जिसमें उसको जेल कटवाई जाएगी अगर उसको दोषी ठहरा दिया जाता है 3 साल से नीचे की। ठीक है, कम की 3 साल या उससे नीचे की, तो एक पुलिसकर्मी को पहले सैंक्शन, एक परमिशन, इजाजत लेनी पड़ेगी डीएसपी से रैंक के ऊपर वाले बंदे, ऑफिसर से। ठीक है, डीएसपी देगा परमिशन की भाई एक इन्फर्म ने 3 साल से कम वाला अपराध कर दिया, तो हाँ जाके उसको अरेस्ट कर लो। या फिर एक व्यक्ति जो कि 60 साल से ऊपर की एज का, उसने कोई अपराध कर दिया जिसकी सजा उसको 3 साल से कम कटवाई जानी है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, पर परमिशन किसकी लगेगी? डीएसपी रैंक का, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, डीएसपी होता है, या तो वो परमिशन देगा एक पुलिसकर्मी को, जाओ उसको अरेस्ट कर लो, 60 साल से ज्यादा व्यक्ति है वो ऊपर का, उसको अरेस्ट कर लो, और वो व्यक्ति इन्फर्म है जिसने की अपराध किया है 3 साल से नीचे तक का, तो उसको गिरफ्तार कर लेगा एक पुलिसकर्मी। अगर यही इन्फर्म ने एक अपराध किया है 3 साल से ऊपर वाला, और 60 साल के बूढ़े व्यक्ति ने एक अपराध किया है 3 साल से सजा के ऊपर वाला, तो क्या डीएसपी की परमिशन लगेगी? बिल्कुल भी परमिशन नहीं मिलेगी उनको। पर से पहले से ही पुलिसकर्मी पावर रखता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उस इन्फर्म को भी और उस 60 इयर्स के एज वाले बूढ़े व्यक्ति को भी। ठीक है, तो ये इसलिए क्यों कहा जा रहा है, डीएसपी की परमिशन क्यों ली जा रही है? क्योंकि भाई जो इन्फर्म व्यक्ति हैं ये पहले से ही कमजोर व्यक्ति होते हैं, पुलिसकर्मी अगर इनकी गिरफ्तारी कर लेता है, बिना किसी कारणवश कर लेता है, 60 साल के एक बूढ़े व्यक्ति की गिरफ्तारी कर लेता है, तो उनकी कितनी बदनामी होती है। इन्फर्म व्यक्ति तो धक्के से झटके से मर भी सकता है, तो इसलिए यह प्रावधान हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दे दिया गया है कि भाई सेक्शन 35 के सब सेक्शन 7 में अगर
एक अगर कोई व्यक्ति इन्फर्म है या फिर 60 साल से नीचे का है तो उसको आप क्या करना, उसने अगर 3 साल से कम का कोई अपराध कर रखा है जिसको अगर वो दोषी ठहराया जाता है तो उसको 3 साल से कम की सजा होगी, तो आप डीएसपी की परमिशन के साथ ही उसको गिरफ्तार करना, उससे पहले मत करना। अगर यही इन्फर्म 60 साल से ऊपर का है और ये इन्फर्म है, जो एक इन्फर्म व्यक्ति है या और एक और व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर का है, इन्होंने कोई अपराध किया तो जिसमें उसको जेल कटवाई जाएगी 3 साल से ऊपर की, तो क्या डीएसपी की परमिशन चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नो परमिशन। पर से पहले से पीईआर पर से पहले से पुलिसकर्मी उसको गिरफ्तार करने की पावर मिली हुई है। ठीक है, तो यह हमारे खत्म होता है सेक्शन 35 आज जो मैंने पूरा पढ़ाया, पूरा 50 मिनट में डीप इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन, हर एक पॉसिबल ट्रांसलेशन जो हो सकती है इसकी, हर एक कनेक्टेड रूट्स जो हो सकते हैं वो मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो इसकी एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो ईयर 2022 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से फुदक के हमारे पास आ रही थी। हमने बहुत सारे दिल्ली के पेपर में भी देखा, राजस्थान के पेपर में भी देखा, हरियाणा के पेपर में देखा, ये जजमेंट हर जगह पूछी गई थी। तो ये जजमेंट हम पढ़ लेते हैं जो गिरफ्तारी से संदर्भित जजमेंट है और कोर्ट अब इसको मानती भी है बहुत ज्यादा। अब देखिए कोर्ट क्या पुलिस वाले भी मानते हैं जब गिरफ्तारी नहीं करनी तो नहीं करनी। देखिए केस लॉ का नाम बता रहा हूं अब मैं, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई 2022 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2022 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या हेल्ड किया गया था? नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। इसमें इलेबोरेट किया गया था, ये जो नोटिस 35 के सब सेक्शन 3 में जो नोटिस पुलिसकर्मी देता है उसके बारे में बताया गया था, और जो पहले हमें सेक्शन 41 कैपिटल ए सीआरपीसी में देखने को मिलता था, उसी के नोटिस को बहुत ही डीपली तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, हेल्ड किया था, बहुत ही उसकी सारी हेल्डिंग्स क्या लेट डाउन किया था, बहुत सारे पॉइंट निकालते। अब ये की पॉइंट निकाल देखिए, गाइडलाइंस इशूड फॉर अवॉइडिंग अनवारंटेड अरेस्ट। इस केस में गाइडलाइंस इशू की गई थी कि भाई अनवारंटेड अरेस्ट, जिस जहां गिरफ्तारी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई मतलब मांगता नहीं है गिरफ्तारी, मतलब गिरफ्तारी करने की कोई वजह ही नहीं है पॉसिबल, तो उसके लिए गाइडलाइंस लेट डाउन की गई थी। कौन से केस में? सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई 2022 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और क्या लिखा गया था? गाइडलाइंस इशूड फॉर अवॉइडिंग अनवारंटेड अरेस्ट एंड क्लोगिंग ऑफ बेल एप्लीकेशंस। और बेल एप्लीकेशंस को क्लोग करने के लिए गाइडलाइंस लिखी गई थी कि भाई पुलिसकर्मी भी बेल दे सकता है बेलेबल ऑफेंसेस में, तो उसके बारे में भी गाइडलाइंस लिखी गई थी। ठीक है, और क्लोगिंग ऑफ बेल एप्लीकेशन मतलब अगर जहां पॉसिबल है कि बेल एप्लीकेशन मिलना तो लोअर कोर्ट बेल देंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि हमारे बारे में हायर जजेस या वकील क्या सोचेंगे, नहीं भाई जहां रीजंस लगते देंगे, ये अदर थॉट्स वो नहीं लाएंगे कि हम बेल दे दी तो दूसरा जज हमारे बारे में क्या सोचेगा, क्या तुम खाने लग गए हो। ठीक है, तो यह नहीं होना चाहिए, क्लोगिंग नहीं होनी चाहिए, फटाफट डिस्पोज करो बेल एप्लीकेशंस को। ठीक है, तो ये हमारे कौन से केस में हल किया गया था? बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई 2022 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यह होता है हमारा आज सेक्शन पूरा 35 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूरा। अब हम पढ़ेंगे आज का हमारा लास्ट सेक्शन। आज के हमारे 2 ही सेक्शन हो पाएंगे क्योंकि हमने सेक्शन 35 BNSS में ही 52 मिनट्स ले लिए, आप सोच के चलिए। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 36, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये हमें पढ़ना है और इसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे, फिर हम कल से सेक्शन 37 के नोट्स पूरा करेंगे। अब देखिए सेक्शन 36 BNSS का मैं पढ़ने वाला हूँ। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, क्या प्रक्रिया रहेगी गिरफ्तारी करने में, एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, और क्या दायित्व रहेंगे उस अधिकारी के, पुलिस अधिकारी और कोई अफसर है जो कि गिरफ्तारी मेड करेगा। अब अरेस्ट भाई पुलिस ऑफिसर भी कर सकते हैं, सीबीआई ऑफिसर भी कर सकते हैं, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पर्सन्स भी कर सकते हैं, तो ये सारे ऑफिसर्स ही हैं। इसीलिए सेक्शन 36 की मार्जिनल नोट में पुलिस ऑफिसर नहीं लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है कि क्या प्रक्रिया रहेगी गिरफ्तारी की और क्या दायित्व रहेंगे उस अधिकारी के, उस अफसर के जो कि एक गिरफ्तारी मेक करेगा। ठीक है, तो ये हम 36 में पढ़ेंगे। अब देखिए 36 की बॉडी, एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल, हर एक पुलिसकर्मी जब वो गिरफ्तारी करेगा तो वो क्या करेगा, उसको गिरफ्तारी करते वक्त ये वाली जो नीचे चीजें पढ़ाऊंगा ये उसको माननी ही पड़ेगी। शैल है, मैंडेटरी है, नहीं मानेगा तो क्या डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, उसको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा लंबे टाइम के लिए। अब देखिए क्या क्या उसे करना पड़ेगा, क्या उसको पुलिसकर्मी को क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। बियर एन एक्यूरेट, एक बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही सुथरी, विजिबल बिल्कुल साफ, एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम,
और बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफिकेशन, जो उसका नेम प्लेट होती है पुलिस ऑफिसर की, जो उसका बिल्ला होता है जिसपे उसका नाम और उसकी रैंक लिखी होती है, वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, उसके किसकी, उसके नाम की, जो कि गिरफ्तारी कर रहा है वो पुलिसकर्मी, विच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन। और वो ये जो बिल्ला है जिस जो नेम प्लेट होती है पुलिस ऑफिसर की, उसको एक्यूरेटली बियर करना है, मतलब अच्छे से पहनना है, विजिबल वो होनी चाहिए, मतलब आराम से वो दिख जाए, उसका नाम क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो जाए, उसका नाम लिखा हो, उसका थाने का नाम लिखा हो और वो क्या पोस्ट है उसकी वह लिखा हो। तो ये क्या होगा, ये पुलिस ऑफिसर को ये मानना पड़ेगा, ये उसको अपनी वर्दी पर अपना नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। अब देखिए बी, प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी। तो पुलिसकर्मी जब गिरफ्तारी करेगा एक पुलिसकर्मी, तो वो एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, मेमो ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करेगा और विच शैल बी, और वो किससे क्या क्या करवाएगा उस मेमोरेंडम में। ये देखिए सब एड 1 अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 1 विटनेस, और वो मेमो ऑफ अरेस्ट एक कम से कम अटेस्ट होगा, एक गवाह उसको अटैच करेगा, मतलब उस मेमो पर एक गवाह, जब एक पुलिसकर्मी ने किसी अपराधी की गिरफ्तारी करी तो मेमो ऑफ अरेस्ट बना जाएगा और एक गवाह जो उसकी लोकेलिटी का या आसपास का, वो उस मेमो पर अटेस्टेशन करेगा, मतलब अपने सिग्नेचर करेगा, हाँ मेरी हाजिरी में इस पुलिसकर्मी ने इस अपराधी की गिरफ्तारी करी। तो इसलिए ठीक है, आप आगे पढ़ते हैं। हु इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। तो वो विटनेस कौन रहेगा, या तो अपराधी की फैमिली मेंबर, परिवार का ही कोई सदस्य रहेगा जो अटैच करेगा उस मेमो ऑफ अरेस्ट को, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को, या फिर और अ रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी, या फिर एक आदरणीय कोई सदस्य रहेगा किसका, लोकेलिटी का, समुदाय का, ठीक है, वेयर द अरेस्ट इज मेड, और जो कहाँ, जहाँ अरेस्ट, जहाँ गिरफ्तारी मेड हो रही है, ठीक है। अब मान के चलिए एक अपराधी है जिसने दिल्ली में क्राइम, कोई ऑफेंस, कोई अपराध कमिट कर दिया है और वो भागकर गोवा छुप गया है, तो अब पुलिसकर्मी, जो गुड़गांव के पुलिसकर्मी रेड मारने गोवा जाते हैं, तो क्या आपको लगता है गोवा में उस अपराधी के जिसने दिल्ली में गुड़गांव के, क्यों दिल्ली का पुलिसकर्मी जो गोवा उसको रेड मारने जाते, पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, तो क्या आपको लगता है जो फरार, जो दिल्ली का जो मुजरिम है, जो दिल्ली में अपराध करके भाग गया है गोवा, तो गोवा में उसने अपने फैमिली मेंबर को साथ रखा होगा, तो क्या उसके फैमिली मेंबर अटैच कर सकते हैं विटनेस की तरह, काउंटर साइन कर सकते हैं मेमो ऑफ अरेस्ट पर? नहीं कर सकते। तो कौन करेगा, रिस्पेक्टेबल, भाई वो रिस्पेक्टेबल एक इज्जतदार सदस्य होना चाहिए समुदाय का, जिस एरिया में, जिस इलाके में गिरफ्तारी हो रही है, तो वो अटैच कर देगा, ठीक है। तो ये पुलिसकर्मी क्या करते हैं, अपने पेड, जो ये पैसे खिलाते हैं, जो ये जिनको थोड़े बहुत 200-400 अपने गुप्तचर रखते हैं, उनसे ही अरेस्ट करवा लेते हैं। अरेस्ट एक्चुअली हुई गोवा में है, और अरेस्ट एक्चुअली हुई उस जो दिल्ली में एक बंदा था, व्यक्ति था, वो अपराध करके गया था, उसकी अरेस्ट हुई गोवा में है। गोवा से उसको उठा लेंगे, दिल्ली में ले आएंगे, दिल्ली में अपने पुलिस थाने में बहुत पीटेंगे, और जब ये फॉर्मेलिटी करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट की, एक बाहर से नुक्कड़ पे कोई इनका, जो पुलिस थाने के बाहर ये चाय वाले होते हैं, जो खोखे वाले होते हैं, इनके बाहर को नुक्कड़ पे एक व्यक्ति बैठा होगा जो इनको खबर ऊपर देता है, मुखबरी देता है, उसको बुला लेंगे और साइन करवा लेंगे। क्या वो रिस्पेक्टेबल मेंबर है समुदाय का जिस एरिया में अरेस्ट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पॉइंट पर पुलिसकर्मी कॉन्ट्राडिक्शन में बहुत ज्यादा फंसते हैं ट्रायल में, जब उनका एविडेंसेस होता है, ठीक है। तो यह उन्हें करना पड़ेगा। अब देखिए और क्या करना पड़ेगा, काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड। अब जिस व्यक्ति को एक पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर रहा है, उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को काउंटर साइन वो व्यक्ति करेगा जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, वो भी अपने हस्ताक्षर करेगा। अब सी, सेक्शन 36 का क्लोज सी, इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड। अब जानकारी देगा किसको, जिस व्यक्ति को उसने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया है, क्या जानकारी देगा, अनलेस, जानकारी कब नहीं देगा, अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली। जब भाई ये एक्सेप्शन है, तब जानकारी नहीं देगा। अगर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, जब पुलिसकर्मी गिरफ्तारी करा था, मेमो ऑफ अरेस्ट बनाया था और उसके किसी फैमिली मेंबर ने वो अटेस्ट किया था गवाह बनकर, तब जानकारी नहीं देगा। और अन्यथा उसका फैमिली मेंबर ने अटेस्ट नहीं किया था, किसी रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ लोकेलिटी ने अटेस्ट किया था, तो क्या जानकारी देगा उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है, डेट ही हैज अ राइट टू हैव अ रिलेटिव, कि तुम्हारे पास अधिकार है, क्या अधिकार है, कि तुम अपने किसी रिश्तेदार को, और अ फ्रेंड, या तुम अपने किसी दोस्त को, और एनी अदर पर्सन नेम्ड बाय हिम, या कोई और व्यक्ति जो तुम अपना मुंह से ध्वनि निकालो, तुम किसी भी व्यक्ति का नाम लो और उस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट, और उस व्यक्ति को तुम्हारी अरेस्ट, गिरफ्तारी के बारे में हम इन्फॉर्म कर देंगे कि हमने तुमको गिरफ्तार कर लिया है, हम इस बारे में उसको जानकारी दे देंगे, तुम्हारे उस रिश्तेदार को, तुम्हारे उस दोस्त को, और तुम्हारे उस व्यक्ति को जो तुम अपने मुंह की ध्वनि से हमें एक नाम बताओगे, हम उसका नंबर बताओ, उसका नाम बताओ, हम उसको बता देंगे कि हाँ भाई
मिस्टर एक्स को हमने गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है, और हमने इस थाने से हम बोल रहे हैं इस केस में इसको गिरफ्तार किया है, आना है तो आ जाओ और जो करना है आप आगे का प्रबंध आप कर लो बेल बुल का, ठीक है। तो यह बताना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को। तो यह हमने पढ़ा सेक्शन 36 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बिल्कुल पूरा का पूरा अच्छे से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने 1 घंटे की वीडियो भाई हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, आज हमने सेक्शन 35 और सेक्शन 36 ही पूरी अच्छी तरह से करे हैं, बिल्कुल डीपली इंटरप्रिटेशन में समझ के, कभी हम तो अब भूलने वाले नहीं है ये। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कल वाली वीडियो में सेक्शन 37 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से अगले वाले प्रोविजंस पढ़ेंगे, ठीक है, जितने हमसे हो पाते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं इसी 1 घंटे में 2 सेक्शंस अगर समझाता रहा तो ये फाउंडेशन क्लास की तरह ही आपकी हो रही है, और बिल्कुल थोरोली हिंदी में पढ़ा रहा हूँ भाई, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो बिल्कुल भी प्री में मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें खटाखट आप लिख के आओगे, ठीक है। तो कल हम सेक्शन 37 से जितने हमसे आगे हो सकते हैं उतने करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब 37 के आगे वाले आने वाले जो सेक्शंस हैं वो थोड़े छोटे छोटे टेक्स्ट में उनके प्रावधान थोड़े छोटे छोटे हैं, वो हमारे हम कल से जल्दी जल्दी उनको खींचेंगे, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन 35 BNSS था बहुत ही मेन था, ये समझाना बिल्कुल डिटेल में मांगता था, ठीक है, क्योंकि इसमें सेक्शन 35 के सबसेक्शन 7 में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अब हम कल पढ़ेंगे सेक्शन 37 BNSS के बाद वाला कल से, ठीक है, जितने हमसे हो सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।